हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले पावरफुल और रईस बत्रा परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि 27 मई 2016 की सुबह इतनी ज़्यादा डरावनी और बेरंग होगी। सुबह करीब 6 बजे जब पूरा परिवार आराम से सो रहा था तो अचानक से सबकी आंख खुली परिवार की इकलौती बहू प्रियंका बत्रा की चीखों से। इस फैमिली में प्रियंका बत्रा और उसके हस्बैंड योगेश बत्रा के अलावा उनके माँ बाप और एक 16 साल की बेटी ख्वाहिश थी। 27 मई की सुबह जब घर वालों ने प्रियंका की जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी तो सबसे पहले उसके ससुर सुभाष चंद्र बत्रा भागकर उनके कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेड पर उनका इकलौता बेटा योगेश बेसुध पड़ा है। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब क्योंकि सुभाष खुद पेशे से एक रिटायर्ड डॉक्टर थे इसलिए उन्होंने जल्दी से योगेश की आंखें और नब्ज चेक की, लेकिन इसके बाद वो खुद फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनका इकलौता बेटा योगेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इतनी सुबह उनके घर में से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने प्रियंका से पूछा कि रात को क्या कुछ हुआ था। तो प्रियंका ने सबको बताया कि रोज की तरह ही हम दोनों खाना खाकर रात को सोने चले गए, लेकिन इसके बाद जब सुबह मैं चाय बनाने के लिए उठी और योगेश को उठाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि योगेश की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही है और इसीलिए मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रियंका ने एक और अहम बात ये बताई कि रात को वो लोग जब सोने गए थे तो योगेश ने उसे बताया कि उसे कुछ बेचैनी सी हो रही है और उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था। अब इन सिम्टम्स से योगेश के पिता ने अंदाजा लगाया कि शायद रात में योगेश को साइलेंट अटैक आया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस केस में डेथ, रीजन और प्रूफ तीनों क्लियर थे और कहीं पर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए पुलिस ने भी ज़्यादा कोई जांच नहीं की और ना ही लाश का पोस्टमार्टम किया और चुपचाप परिवार और रिश्तेदारों के सामने योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन शायद यही पुलिस और योगेश के घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं ना कि जरूरी नहीं जो दिख रहा है वही पूरा सच हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, ए हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई, यानी आधा अधूरा सच अपने आप में एक पूरा झूठ है। और यह बात इस केस में बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि अब तक आपने जो कुछ भी जाना वो सिर्फ अधूरा सच था जो प्रियंका ने सबको बताया था। तो क्या है पूरा सच? क्या योगेश की मौत के पीछे कोई साजिश थी? क्या प्रियंका ने सुबह उठकर जो घर वालों को बताया वो सब झूठ था? और कैसे प्रियंका के पार्टी करते टाइम के खींचे गए एक फोटोग्राफ से ये पूरा केस खुला? चलिए जानते हैं। माय नेम इज विकास एंड यू आर वॉचिंग द क्राइम स्टोरी ऑफ योगेश बत्रा। योगेश की हरियाणा के हुड्डा सेक्टर 17 में प्लाईवुड की फैक्ट्री थी और वो 1993 से ये काम संभाल रहे थे। जब हमने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में रिसर्च की तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि वो काफ़ी हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। उनकी शादी 1998 में प्रियंका बत्रा से हुई थी जिसको मॉडलिंग वगैरह का काफ़ी शौक था। अब उनका बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और फैमिली में भी सब कुछ सही चल रहा था। जब इसकी फ़ोटो वायरल हो गई तो उसके बाद मैंने इसकी लोकेशन निकलवाई। लोकेशन में मैंने देखा कि एक घर से बाहर उसी रात को गई और फिर वापस आई उन लड़कों के साथ। योगेश की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद उसके पिता सुभाष बत्रा को अपने ही घर में एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि उनकी बहू प्रियंका अपने पति की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आई है। वो न केवल अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई थी बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट्स और नाइट क्लब्स में पार्टीज भी करने लगी थी और उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो अपनी पति की मौत से जरा भी दुखी है। वो डेली जिम जाती, घंटों फोन पर बातें करती और बढ़िया से सज संवर कर रहती। उसने अपनी बेटी ख्वाहिश और सास ससुर को उत्तराखंड के देहरादून में रहने के लिए भेज दिया और खुद यमुनानगर की उस कोठी में अकेली रहने लगी। एक बार सुभाष जब प्रियंका से मिलने के लिए वहां आए तो उन्होंने देखा कि प्रियंका रात को दारू पार्टी करके 3 लड़कों के साथ देर रात घर आई और फिर घर आने के बाद भी उन्होंने और ज्यादा शराब पी। प्रियंका के इस बदले हुए रवैये को देखकर उसके ससुर को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने जब थोड़ा जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि प्रियंका ने योगेश के गुजरने से 2 महीने पहले ही सारी प्रॉपर्टी योगेश से अपने नाम करवा ली थी। अब प्रियंका उनकी फैक्ट्री, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से आ रहा सारा पैसा पार्टीज में उड़ा रही थी।
अब प्रियंका पर शक होने के बाद सुभाष ने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताई, लेकिन पुलिस जो एक बार इस केस को कोल्ड स्ट्रोक से डेथ बताकर क्लोज कर चुकी थी, दोबारा रीओपन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कलेक्ट द रेलेवेंट एविडेंसेस वो अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब ना ही तो सुभाष की डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम किया जा सके और ना ही अदर फिजिकल एविडेंसेस। लेकिन सुभाष जो पेशे से एक डॉक्टर थे, उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके ही रहेंगे, क्योंकि प्रियंका के इस बदले चाल चलन से उन्हें विश्वास हो गया था कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। इसके बाद सुभाष ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से कांटेक्ट किया और उन्हें प्रियंका की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए कहा कि प्रियंका कहाँ जाती है, क्या करती है, किसके साथ रहती है। अब 2 प्राइवेट डिटेक्टिव प्रियंका पर हर समय नजर रखने लगे और थोड़े ही दिन बाद उन्होंने सुभाष चंद्र जी को कुछ ऐसे फोटोग्राफ क्लिक करके ला दिए जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में उनकी लाडली बहुरानी एक नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी और वो जिस लड़के के साथ सबसे ज्यादा चिपक रही थी वो लड़का सुभाष चंद्र जी को कुछ देखा देखा सा लग रहा था। जब उन्होंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उन्हें याद आया कि यह तो प्रियंका का जिम ट्रेनर रोहित उर्फ मैडी था। प्रियंका इसी की जिम में जाती थी और उसी के थ्रू एक कंपटीशन जीतकर वो मिस खालसा भी बनी थी। अब सुभाष चंद्र जी का शक यकीन में बदल गया था और वो उन एविडेंसेस को लेकर जल्दी से हरियाणा के डीजीपी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रोहित और ये प्रियंका, इनके आपस में काफी दिनों से जान पहचान थी और इनके आपस में संबंध हो चुके थे, इसी वजह से डीजीपी ने उनकी बात को काफी सीरियस लिया और इस मामले की फाइल को रीओपन करने के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद पुलिस ने और ज्यादा एविडेंसेस जुटाने के लिए प्रियंका की 26 और 27 मई 2016 की कॉल डिटेल्स निकाली। इन कॉल डिटेल्स में एक नाम जो सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, जिस पर हर रोज घंटों कॉल्स हुई थी और योगेश की मौत की रात उस नंबर पर करीब 55 बार बात हुई थी, वो नंबर था रोहित का। पुलिस को इस मामले में इतनी लीड काफी थी रोहित और प्रियंका को गिरफ्तार करने के लिए और उन्होंने रोहित और प्रियंका को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। अब शुरू में तो दोनों बिल्कुल इनोसेंट बनते रहे, लेकिन फिर जब दोनों से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। उन दोनों ने पुलिस को जो बातें बताई उनको सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रियंका के उस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना हैवान छुपा हुआ था। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब रोहित और प्रियंका पहली बार जिम में मिले थे तभी से दोनों को एक दूसरे से प्यार होना शुरू हो गया था। पहले वो सिर्फ जिम में मिलते, लेकिन फिर धीरे धीरे जिम से बाहर मिलने लगे और धीरे धीरे उनकी नज़दीकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दोनों उनके प्यार के रास्ते के रोड़े यानी प्रियंका के पति योगेश को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग करने लगे। रोहित की निगाह योगेश की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी थी। उसको पता था कि अगर वो योगेश को अपने रास्ते से हटा देता है तो फिर यह सब उन दोनों का हो जाएगा और वो दोनों खुशी खुशी साथ में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका ने योगेश की मौत से कुछ समय पहले ही रोहित को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी गिफ्ट की थी, जिस वजह से रोहित का लालच और ज्यादा बढ़ गया। अब हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हो रहा था जब प्रियंका और योगेश 18 साल से हैप्पीली मैरिड थे और उनके बीच कभी कोई सीरियस लड़ाई या अनबन नहीं हुई थी और उनकी एक 16 साल की बेटी भी थी। इस केस की यहाँ तक की कहानी को जानने के बाद मुझे एक शेर याद आया, दुश्मन मिले हजार पर मतलबी यार ना मिले, बैठा रहूं कुंवारा पर मेहरारू छिन्नार ना मिले। रोहित ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे यूपी के रहने वाले श्याम सुंदर और सतीश कुमार से उधार दिए हुए कुछ पैसे वापस लेने थे और यहीं से उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान आया। उसने उन दोनों से कहा कि अगर वो योगेश को निपटाने में उसका साथ देंगे तो वो न केवल उनकी उधारी माफ कर देगा बल्कि उन्हें 10 लाख रुपए और देगा। श्याम सुंदर और सतीश जो यमुनानगर के ही एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में थे, वो इतने पैसे देखकर रोहित के प्लान में शामिल हो गए। उन्होंने आइडिया दिया कि वो योगेश को बेहोशी की दवा का ओवरडोज देकर मार देंगे। इससे योगेश न केवल नींद में मर जाएगा बल्कि किसी तरह का कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। रोहित और प्रियंका को यह आइडिया काफी अच्छा लगा और इसलिए अपने प्लान के मुताबिक 27 मई की रात को रोहित अपने दोनों दोस्तों के साथ खिड़की के रास्ते से योगेश के कमरे में घुस गया। लेकिन जब वो दोनों योगेश को इंजेक्शन देने लगे तभी उसे जाग आ गई और इस वजह से उनके बीच हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के दौरान बेहोशी की दवा के वो दोनों इंजेक्शन जो श्याम सुंदर के पास थे वो टूट गए।
लेकिन अब योगेश, जो प्रियंका और रोहित की सारी सच्चाई जान चुका था, उसे वो लोग जिंदा भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने योगेश को पकड़कर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंट दिया, जिससे थोड़ी देर बाद योगेश की सांसें रुक गई। इसके बाद कोर्ट ने योगेश की मौत के करीब 5 साल बाद 2021 में उन चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी और आज वो चारों आरोपी सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। पैसा, पावर, एक हैप्पी फैमिली, प्यार करने वाला हस्बैंड और एक प्यारी सी बेटी, प्रियंका की लाइफ में वो सब कुछ था जो एक लड़की आइडियली अपनी शादीशुदा जिंदगी में चाहती है। लेकिन फिर भी उसने इस सब को छोड़कर रोहित के साथ रहना चूज किया और प्रियंका के इस घिनौनी सोच का भुगतान करना पड़ा भोले भाले योगेश और उसकी फैमिली को। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात है वो ये है कि प्रियंका और रोहित को कभी भी इस बात का दुख नहीं होगा कि उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार और एक ग्रोइंग बिजनेसमैन जो अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो उसे करना चाहिए था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। बल्कि उन्हें इस बात का दुख जरूर होगा कि काश उनका भांडा नहीं फूटता तो वो आज योगेश के पैसों से ऐश कर रहे होते। यानी इस पूरे केस में प्रियंका और रोहित ने कुछ पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो है रोहित की बेटी और उसके माँ बाप, जो पीछे रह गए सिर्फ आंसू बहाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दैट्स इट।